संजय जी, क्या उसी वक्त फैसला सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की वो एक डिवीजन बेंच थी और वो भी वेकेशन पे। तब शायद सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को लगा हुआ होगा कि यथास्थिति बनी रहे। चलिए स्पीकर साहब, आप कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना लीजिए, फिर बाद में आगे देखा जाएगा। तो वो जो कभी कभार ऐसा भी होता है ना, जो इंटरिम ऑर्डर हो जाता, जो दिया जाता है, वो फाइनल आउटकम को भी इन्फ्लुएंस करता है, या बहुत सारी दूसरी चीज शुरू हो जाती है। बिल्कुल। फिरदौस मिर्जा साहब, क्या जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? अब क्या फायदा? जो कुछ उद्धव ठाकरे की पार्टी को जो नुकसान होना था वो हो गया, जो राजनीतिक अस्थिरता महाराष्ट्र में होनी थी वो हो गई। अब लकीर पीटने से क्या होगा? आप कहते रहिए कि भाई सब कुछ गलत हुआ, गवर्नर ने गलत किया, स्पीकर ने गलत किया, लेकिन सरकार तो यही चलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका कोई सेंस है या नहीं सेंस है? इसके दो जवाब हो सकते हैं, एक कानूनी हो सकता है, एक पॉलिटिकल हो सकता है। तो कानूनी पर मैं हेगड़े साहब की बात को आगे फॉलो करूंगा, उसको कंटिन्यू करूंगा। आप जो कह रहे हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यस, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये भी एक अपना प्रिंसिपल है। तो इसमें डिले तो हुआ है, डिले से बहुत सारे मामले आए हैं। और आप जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला 2 जजेस के बेंच ने पिछले छुट्टियों में जो ऑर्डर किया था, शायद वो नहीं करना चाहिए था। उस वक्त लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मैं जब अपने आप को पाता हूं, तो आज का दिन मुझे लिए बड़ी खुशियों वाला दिन होता है। काफी अरसे बाद कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात हुई है, 2 जजमेंट्स आए हैं। मैं महाराष्ट्र पे आता हूं, आज 2 मेजर जजमेंट्स आए। उस जजमेंट ने आर्टिकल 1 को क्लियर किया है, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते थे कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन हमको स्टेट्स नजर ही नहीं आ रहे थे, सिर्फ यूनियन ही नजर आ रहा था। और यूनियन अपने आप को यूनियन ना कहते हुए सेंटर कहने लग गया था, और स्टेट्स के पावर्स धीरे धीरे एनक्रोच कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, ओवरराइड कर रहा था, सरकारें गिरा रहा था अपने एजेंटों की वजह से। क्या तो आज ये दोनों जजमेंट्स ने फिर से क्लियर कर दिया कि व्हाट इज फेडरलिज्म, सेंटर की लिमिट्स कहां तक के है और स्टेट्स की पावर्स क्या है। दूसरा, एक टाइटुलर हेड हुआ करता है हमारे पास में कि भाई कोई चाहिए वहां बैठा हुआ कस्में खिलाने लोगों को, तो वो थे गवर्नर। लेकिन गवर्नर ने अपने टाइटुलर हेड की जिम्मेदारी निभाने की बजाय हम देख रहे थे कि इन दिनों में एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया था। तो उनको भी अपनी जगह बताई, तो आने वाले गवर्नर्स की जो हरकतें होंगी वो कंट्रोल में होंगी, और अगर वो गैर कानूनी होती है तो लोग कम से कम कोर्ट जा सकेंगे, कोर्ट्स के पास में प्रेसिडेंस होंगे। तीसरा, शेड्यूल 10 का जो 3rd पैरा डिलीट होने का इफेक्ट क्या होगा उसको एक्सप्लेन किया, और इनकी किस्मत तय कर दी महाराष्ट्र के एमएलएस की, ये कह के कि यहां पर स्प्लिट नहीं हो सकता। जो ये कहेगा कि स्प्लिट हुआ है वो डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। सिर्फ मर्जर हो सकता है कि आपकी पूरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है और आप कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप अलग रह सकते हैं, इसके अलावा स्प्लिट नहीं हो सकता। तो जो ये दावा करता है कि स्प्लिट हुआ है तो वो गैर कानूनी एंड ही इज बाउंड टू बी डिस्क्वालिफाइड। आपको अनम्यूट होना होगा आशुतोष। फिरदौस साहब, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया आपकी बातों को सुनकर भी और संजय हेगड़े जी की बातों को, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की बातों को सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गया मैं आज की तारीख में, कि 8 साल तक दिल्ली की सरकार को बिल्कुल पंगु बना के रख दिया गया, काम नहीं करने दिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि द गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, और दोबारा 2023 में सुप्रीम कोर्ट फिर वही बात कह रहा है। तो जो 8 साल में जो दिल्ली की सरकार का जो नुकसान हुआ है, दिल्ली के लोगों का जो नुकसान हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई ये जो फैसला है वो अब 7 जजेस की बेंच नियुक्त करेगी, अब वो 1 साल में अपना तय करेगी, तब तक ये सरकार अपना टर्म पूरा कर लेगी। तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे जजमेंट का? नहीं, 7 जजेस वाला जो आया है वो महाराष्ट्र में आया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं आपसे, जो महाराष्ट्र में आया है वो इशू, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप।
वो जो नहीं, 7 जजेस को गया है वो एक कोई और चीज गई है। नहीं मैं जो मैंने फिरदौस साहब, कहा मैं फिर अपनी बातों को क्लियर कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देता कि भाई ये जो डिस्क्वालिफिकेशन, एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, अगर आज फैसला हो जाता तो कम से कम स्थिति स्पष्ट होती। अब 1-1.5 साल और लगेगा उसमें स्पष्ट होने में, तब तक इस जो संडे की सरकार है वो अपना पूरा टर्म पूरा कर लेगी। और फिर अगर आप उसको डिस्क्वालीफाई करें ना डिस्क्वालीफाई करें, क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा, जिन लोगों ने सरकार को डिस्टेबलाइज किया, उनका तो मकसद पूरा हो गया। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कानून को इंटरप्रेट करती है। सुप्रीम कोर्ट लोगों को ये याद दिला रही थी कि आपके बाउंड्रीज क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ये डिक्लेयर नहीं कर सकती कि कौन डिस्क्वालिफाइड है और कौन नहीं है, किन हालात में डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट बता सकती है, वो बताया। क्योंकि 5 जजेस का जो बेंच है उसके पास रेफरेंस किया था 3 जजेस के बेंच ने, वो रेफरेंस के क्वेश्चंस उन्होंने पेज नंबर 18 पर रिप्रोड्यूस किए हैं। अगर हम वो पढ़ते हैं तो उनके पास ये क्वेश्चन नहीं था, उनका जो क्वेश्चंस थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट्स एक साथ पढ़े तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो हमारी है उसको मजबूत करने में बहुत काम आएंगे। आज रुक नहीं गया है वक्त। एक स्टेट में कुछ हुआ था, उनकी जवाबदेही जनता से है। जनता के पास ये मैसेज जा चुका है कि ये बेईमानी हर कदम पे किस तरह की बेईमानी हुई थी, किस तरह से संविधान का तोड़ मरोड़ किया गया था, गवर्नर को किस तरह से इस्तेमाल किया गया था और गवर्नर ने अपने पावर्स को किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इसकी जवाबदेही तो लोगों के कोर्ट में होगी। अब बचा 7 जजेस को क्या गया है वो मैं आपको बताऊं। तो इससे पहले जो 5 जजेस थे राबिया वाले केस में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी आया हुआ है तो ऐसे हालत में क्या स्पीकर एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करे। इफ सपोज वो स्पीकर ही डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से हट जाते हैं, तो क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र में इसीलिए वो 7 जजेस को भेजा कि महाराष्ट्र में हालात अलग थे। यहां कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ही नहीं आया था, किसी ने मुंह नहीं किया था। एक मेल आया था किसी वकील की ईमेल आईडी से, जो एक एमएलए कहते हैं कि हमने किया था। तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा? और इस तरह के अगर फ्रॉड, मैं शायद गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन इस तरह की अगर जालसाजी होती है, इस तरह से किसी भी मेल से कुछ भी आता है, नॉनेस्ट चीजें आती है, तो क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होंगे? तो क्या ऐसी हालात में सारी चीजें रोक दी जाएगी और रॉन्ग डूअर्स को प्रॉफिट होगा? देखिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन के लिए नहीं होता है। हमको फ्यूचर भी देखना पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही देखा। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे थे, सिर्फ आप ही नहीं, सुबह से हम लोग भी कंफ्यूज थे और आम आदमी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये सोच के कि जब आपने हर चीज को गैर कानूनी कह दिया तो आखिरी लाइन क्यों नहीं लिख दी। वो एक हो सकता था। आर्टिकल 142 पावर्स देता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन पूरा 141 पेजेस का जजमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा था कि मैं खुद अपनी लक्ष्मण रेखा को न क्रॉस करूं, क्योंकि अगर हम अभी कर लेते हैं तो एक नजीर बन जाएगा ये, और हमेशा हर केस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा। तो ये स्पीकर को ही करने देते हैं। लेकिन जो उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उन्होंने ये दो चीजें करके, व्हिप किसका चलेगा ये डिसाइड करके, और शेड्यूल 10 का पैरा 3 डिलीट होने का क्या इफेक्ट होगा स्प्लिट का, ये डिसाइड करके उन्होंने इनफैक्ट ये जजमेंट लिख दिया कि क्या करना है इन एमएलएस के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।